नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सीरीज चला रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की पुष्टि की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेसन नामक वैज्ञानिक थे जो हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन सभ्यता जो थी उसके हड़प्पा नामक स्थान पर इसको होने की पुष्टि की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। आगे है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का एक निर्माण हो रहा था, कार्य उसका चल रहा था। उसके जो इंजीनियर लोग थे उनके खुदाई के समय जेम्स विल्सन और वाटन बंधु थे। इन दोनों ने इस सब प्राचीन सभ्यता का एक होने का प्रमाण दिया था। कब दिया था? तो 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रारंभ में पश्चिमी बंगाल के हड़प्पा जो तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। सबसे प्रारंभ में किसकी खोज हुई? तो हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यह खोज सिंधु नदी घाटी के समीप होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब सिंधु नदी के तराई क्षेत्र में होने के कारण, मतलब उसके आसपास होने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा नामक स्थान का सर्वप्रथम खोजाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दजला, फरात और नील नदी घाटी की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। दजला फरात एक नदी है, ईरान के क्षेत्र में पड़ती है। और नील नदी आप लोग जानते हैं मिस्र के क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ उस नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी थी उसी के समकालीन हम लोगों का सिंधु घाटी नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी वो तीनों एक समकालीन थी। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य क्या था? जल नियोजन, जल निकासी की व्यवस्था और नगर नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दया राम सहनी ने पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है माउंट गोमरी वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जो रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा का खोज किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। यहाँ डेट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता के नाम दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल कौन थे? वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड थे, उस समय महानिदेशक थे। कब? 1921 में। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इस सभ्यता में 2000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। अभी तक मतलब वर्तमान तक 2000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। विभाजन के समय भारत में मात्र 2 स्थल ही बचे, जो एक था कुटला निहंत खां जो रोपड़ के क्षेत्र में था सतलज नदी किनारे, और दूसरा था रंगपुर जो मादर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्रता के बाद 2 ही क्षेत्र हम लोगों के यहाँ पड़ा था। बाकी क्षेत्र कहाँ गए? तो वो पंजाब के प्रांत में थे, जो पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। उस क्षेत्र में अधिकतर खोज हुए थे हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो विभाजन के बाद पाकिस्तान क्षेत्र में सारे चले गए। भारत में 2 ही बचे थे उस समय। कौन? तो कुटला निहंत खां जो रोपड़ है, रंगपुर। ठीक है, रोपड़ के, हालांकि रोपड़ के बारे में और विस्तृत जानकारी विभाजन के बाद भी हम लोगों को मिला है। उस समय थोड़ा सा जानकारी मिला था। काल निर्धारण देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया है? रेडियो कार्बन 14 एक पद्धति होती है जो कार्बन के बारे में, अवशेष के बारे में पता चलता है। उससे अवशेष का जीवन काल से निर्धारित किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया गया था। जॉन मार्शल थे, उनके अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी काल निर्धारित किया गया। और मार्टिन व्हीलर थे एक, उनके अनुसार 2500 बीसी से 1500 बीसी काल निर्धारित किया गया। अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार आखिर कहाँ तक था इसका? सरस्वती हकरा नदी घाटी में 80% विस्तार हुआ। कहाँ इसका 80% विस्तार था? सरस्वती या हकरा नदी घाटी। सरस्वती जो सिंधु की सहायक नदी थी, हकरा जो थी वो भी उसी के सहायक ही थी नदी, जो पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहती थी। इसी सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था, जो 80% लगभग उस क्षेत्र में विकास हुआ। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो कहाँ था? बलूचिस्तान में था, सुतकांगे डोर। ठीक है, पूर्वी स्थल सबसे आलमगीरपुर, उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, मंडा जम्मू में पड़ता है, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। ये सभी आप लोग जरूर याद रखेंगे। वनडे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे वीडियो, जितना भी हम लोग वीडियो दे रहे हैं
ये सब रामबाण साबित हो गए। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी करें, जिससे हमको और एनर्जी मिले अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए और सारी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो हम लोग स्थल पढ़े थे, जो सूतकांग डोर था, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था हड़प्पा का, वो किस नदी के? दास्क नदी के किनारे स्थित था। आलमगीरपुर जो पूर्वी क्षेत्र था वो हिंडन नदी के किनारे था। उत्तरी क्षेत्र जो मंडा था वो चिनाब नदी के किनारे था। और दक्षिणी क्षेत्र जो दायमाबाद था वो गोदावरी नदी, या गोदावरी नदी कहीं कहीं आपको प्रवरा नदी भी मिलेगा, ये भी मिल सकता है। जो प्रवरा नदी एक्चुअल में प्रवरा नदी के किनारे मिला था, जो गोदावरी की सहायक नदी। आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल खोजे गए कहाँ? गुजरात में। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्र किसका क्षेत्र? सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, जिसका वर्तमान में क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे 12,99,000 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल रहा होगा कहीं कहीं। तो ये आपको होता है कि लगभग हम 13 लाख मानते हैं इसको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कब था? तो ये स्वतंत्र विभाजन के पश्चात था। ठीक है, और अभी वर्तमान तक इसका क्षेत्रफल जब देश आज़ाद होता उस समय लगभग इतना था। अभी इसका वर्तमान में टोटल क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, वर्तमान में पूछेगा तो 15 लाख, अगर ये नहीं दिया हो तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर देगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के परिपक्व 6 बड़े स्थल निम्न हैं। 6 इसके बड़े स्थल थे जो निम्न प्रकार है। हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, ये भी एक बहुत बड़ा स्थल है, जिसका रखालदास बनर्जी ने 1922 में इसका खोज किया था। ये सिंधु नदी के क्षेत्र में है, जो सिंध प्रांत में है, मतलब पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। ये पाक में स्थित है। दूसरा है हड़प्पा, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। पंजाब के क्षेत्र में भी है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। गनवारी वाला जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और राखी गढ़ी, जो अमरिंदर नाथ ने इसका खोज किया था। अमरिंदर नाथ राखी गढ़ी 1997-98 में हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। धौलावीरा RS बिष्ट द्वारा 1990 से 91 के बीच कच्छ के गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा ये घोष द्वारा 1953 में गंगा नगर राजस्थान में पड़ता है। एक और आप लोग फैक्ट्स याद रखिएगा, ये कि राखी गढ़ी जो है ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। अभी वर्तमान तक भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सभ्यता के निर्माता, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, आमतौर पर यह धारणा है कि यहाँ के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये आप लोग प्रजाति तो वर्ड समझ रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत जगह आगे मिलेगा भी। तो प्रजाति जो थे ये उनके क्षेत्र विशेष के नाम पर रख दिए जाते थे। जैसे कोई हिमालय क्षेत्र में रहा तो हिमालयन प्रजाति के लोग हो गए। जैसे भूमध्य सागर क्षेत्र में रहा तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हो गए। उसी तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलियन काकेशस के क्षेत्र में लोग रहते थे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भी कहते थे, काकेशनियन भी इसको कहते हैं। तो ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे। तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे साधारणतः, हम लोग ये अवधारणा है। ठीक है, कुछ प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजाति मिलते हैं। अब 4 प्रजाति कौन कौन मिले हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और बहुत मतलब क्या बोले कि एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको एज मिलेगा इस सब क्वेश्चन से, क्योंकि साधारण किताब पढ़ करके ये सब कंटेंट उपलब्ध कराना मुश्किल है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक में ही सब कंटेंट आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि 4 प्रजाति कौन कौन है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, जो काकेशियन भी कहते हैं इसको। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं। अल्पाइन मतलब ये बर्फीय क्षेत्र में, जो आर्कटिक जो क्षेत्र है, बर्फीय क्षेत्र है, उसमें जो लोग रहते हैं उसको अल्पाइन प्रजाति के लोग कहते हैं। भूमध्य सागर के क्षेत्र में रहते हैं उसको भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहते हैं। काकेशस पर्वत आप लोग सुने होंगे, उसके क्षेत्र में जो रहते हैं उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र के प्रजाति कहते हैं। मंगोलिया आप लोग जानते हैं, मंगोलिया के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसे मंगोलियाइड कहते हैं, मंगोलियन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ विद्वान इस पर अपना मत दिए हैं कि ये लोग कहाँ से कौन कौन थे। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मानना था कि ये लोग जो थे कौन थे? तो आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। ठीक है, गार्डन चाइल्ड का मानना था कि ये लोग सुमेरियन थे। ठीक है, रखालदास बनर्जी का मानना था कि ये लोग द्रविड़ थे। और एक व्हीलर थे, नीचे कटा हुआ दिख रहा होगा, व्हीलर थे जो 10 एवं दास बोलते थे कि ये लोग 10 एवं दास थे। मतलब ये लोग जो मजदूरी करते थे वो लोग ये सभ्यता का विकास किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये जितने भी हम सीरीज चला रहे हैं आप लोग प्लीज़ इसको देखें और याद करें। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार में, जितने भी एग्जाम हो, चाहे
या बिहार एसएससी दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई हो, या जितने सारे एग्जाम हैं उस सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ तक कि रेलवे में भी अगर ऐसे एंसेंट इंडिया का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।